तो जैसे आपकी क्लास 12th का पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और उसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को ही देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है क्या है? स्टैटिक। ठीक। स्टैटिक। जहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से, और दूसरा स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, मतलब रुका हुआ। ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली हम रुके हुए मतलब कि वो चार्जेस जो मूव ना कर रहे हों उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अदर थिंग्स हैं जो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। मतलब पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक चार्ज स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। अब ये चार्जेस क्या होते हैं? 1746 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस की डिस्कवरी की, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक ग्लास रॉड को किसी क्लॉथ पे रब कर रहे थे वो, तो उनके ऊपर अपोजिट प्रॉपर्टीज डेवलप हो जा रही थी जिसे उन्होंने चार्जेस का नाम दिया। और उन्होंने बताया कि चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, charge is the property associated with matter due to which it produces or experiences magnetic or electric field। मतलब कि चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या फिर उसे एक्सपीरियंस करता है। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम्ब है। जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जितने भी मैटर यूनिवर्स में है सब किससे बने हुए हैं? एटम से। और एटम तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। उसके अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एटम पर नेट चार्ज जीरो होता है। इसलिए जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, उसके अंदर प्रोटॉन के नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे अगर हम सोडियम का एग्जांपल देखें, अगर आपको याद हो तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और स्टेबिलिटी के लिए सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके पास प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से एक ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। वहीं पे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा 287 होता है। यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 7। इलेक्ट्रॉन्स। हेलो। तो जैसे हम क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और स्टेबिलिटी के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसकी वजह से उस पर क्या होता है? वन निगेटिव चार्ज आता है। ओके। ये चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कुलाम होती है। यानी चार्ज को हम कुलाम में मेजर करते हैं, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टेट कुलाम, एस टी सी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो चार्ज की ईएमयू यूनिट होती है, ये अलग अलग एसआई, सीजीएस, ईएमयू, ये अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स हैं, सिस्टम है मेजर करने की किसी चीज़ों के। तो ईएमयू सिस्टम में चार्ज को एब्सोल्यूट कुलाम में मेजर किया जाता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से। अब जो वन कुलाम की वैल्यू होती है वो 3 × 10⁻⁹ स्टेट कुलाम के बराबर होती है। वहीं वन एब्सोल्यूट कुलाम की वैल्यू 10 कुलाम के बराबर होती है। चार्ज को मेजर करने के लिए एक और यूनिट है, फैराडे। जो फैराडे होता है वो होता है कि वन आवागाड्रो, मतलब कि आवागाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं हम वन फैराड चार्ज। आवागाड्रो नंबर आपको पता है 6.023 × 10⁻23, जिसे हम बोलते हैं आवागाड्रो नंबर। तो यहाँ से अगर हम वन फैरेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो मतलब एन ए इंटू
मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जहां से उसकी वैल्यू निकल के आती है 96500 कूलाम, यानी 96,500 कूलाम को 1 फेरेड चार्ज कहते हैं। ओके। अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि कैलकुलेट करके बताओ 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कि कोई एटम या कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, तो उस पे 1 कूलाम चार्ज आएगा। क्या कैलकुलेट कर पाओगे आप लोग? कैलकुलेट करके बताओ। हेलो, कैलकुलेट कर लोगे? नहीं सर। ओके, देखते हैं आगे। जैसे अगर कोई आइटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कितना चार्ज आता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। ओके। तो अगर कोई आइटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर कितना चार्ज आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाइन। अगर वहीं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मतलब कि इतने एक एक इलेक्ट्रॉन, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उस पर कितना चार्ज आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहीं अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। ओके। मान लेते हैं कोई एलिमेंट एक कूलम चार्ज के लिए n इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो n इलेक्ट्रॉन लूज करने से उस पर टोटल कितना चार्ज आएगा? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाइन। ओके। यहाँ से इस चार्ज को हम 1 कूलम के बराबर रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम रखते हैं n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को 1 कूलम के बराबर, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके। 10⁻⁻19 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से जब आप n की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो n की वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या गेन करता है तो उस पर 1 कूलम चार्ज आएगा। अगर वो लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, अगर वो गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यस सर। ओके। मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, हम चार्जेस को प्रोड्यूस कैसे करेंगे या चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है? इसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन। ओके। जैसे आपको याद होगा जब आप पेन को ड्राई हेयर से रब करके छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो जो पेपर होते हैं, पीस ऑफ पेपर होते हैं, वो पेन में चिपक जाते हैं, या किसी कॉम को जब हम हेयर में रब करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय फ्रिक्शन। मतलब कि जब हम किन्हीं दो बॉडीज को रब करते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे हम किसी ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो जो ग्लास रॉड होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और उसके द्वारा लूज किए गए इलेक्ट्रॉन को जो सिल्क क्लॉथ होता है वो गेन कर लेता है, जिसकी वजह से जो ग्लास रॉड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो क्लॉथ होता है, सिल्क क्लॉथ होता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। यस सर।
और यही सेम प्रोसेस होती है जब हम इबोनाइट रॉड को रब करते हैं किसी वुल से, या इबोनाइट को जब हम किसी वुल से रब करते हैं तो जो वुल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वुल क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इबोनाइट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वुल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इबोनाइट निगेटिव चार्ज हो जाता है। ओके, जैसा आप लोग फिगर में देख रहे हैं, जब हम रब करके क्लॉथ के पास लेके जाते हैं तो क्लॉथ क्या होता है, पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। दूसरा है बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, मान लो हमारे पास दो बॉडी है, एक चार्ज है, एक अनचार्ज है। ओके, जब हम चार्ज बॉडी को, जैसे हमारे पास एक स्फीयर है जो अनचार्ज है, एक रॉड है जो चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं तो जो रॉड का चार्ज है ये क्या करता है, स्फीयर के अपोजिट चार्ज को, मतलब जो रॉड है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये स्फीयर के निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सेम चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज को दूसरी तरफ रिपेल कर देता है। ओके, और जब हम स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो रिपल्सन की वजह से जो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं ये कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में। और जब हम ये अर्थिंग हटाते हैं तो स्फीयर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज। इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। एक एक बॉडी में चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से दूसरे में चार्ज का इंड्यूस होना, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। नेक्स्ट वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है। जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि इन चार्जेस के बीच में आपस में रिपल्सन होता रहता है, तो जो चार्ज होते हैं ये दोनों बॉडीज पे स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कंडक्ट कर जाते हैं। यहाँ पे अगर हम दो स्फीयर लेते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट स्फीयर का रेडियस है आर ए और दूसरे स्फीयर का रेडियस है आर बी। फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज आता है क्यू ए और दूसरे स्फीयर पे चार्ज आता है क्यू बी। हाँ। तो कंडक्शन मेथड में दो जो चार्ज की स्प्रेडिंग होती है, द स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। दैट्स वाई क्यू ए अपॉन क्यू बी जो होता है वो आर ए अपॉन आर बी के बराबर होता है, मतलब कि इनके चार्जेस का जो रेशियो होता है वो उनके रेडियस के रेशियो के इक्वल होता है। बस वो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम। नो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप की, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के आपस में अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। और जो सेम चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस या निगेटिव निगेटिव चार्जेस, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, जो चार्ज होता है ये एल्जेब्रिकली ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे किसी बॉडी पर अगर 2 कूलम चार्ज है, उस पर 3 कूलम चार्ज और दे दिया जाए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 5 कूलम चार्ज। मतलब कि ये वेक्टर की तरह ऐड नहीं होते हैं, इन्हें हम डायरेक्टली मैथमेटिक्स रूल से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर कोई अनचार्ज बॉडी किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो भी चार्ज हो जाती है। जैसे यहाँ पे बिफोर कांटेक्ट हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक चार्ज है एक अनचार्ज है। अगर हम इन्हें एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो कंडक्शन मेथड में भी हमने पढ़ा है कि ये दोनों क्या होंगे,
एक का चार्ज दोनों पे स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों चार्ज हो जाएंगे। आफ्टर कांटेक्ट दोनों पे चार्ज आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर की वजह से चार्जेस का प्रोडक्शन होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ओनली उन बॉडीज के पास होता है, या फिर कहें चार्ज केवल मास के साथ ही हो सकता है, मतलब कि चार्ज उन्हीं बॉडीज पर होगा जिनके पास मास होगा। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसके पास जो मासलेस हो और उसके पास चार्ज हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, charge is always conserved. That is, charge never be created and never be destroyed. It can be only transformed. क्योंकि चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम क्या कट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से ही चार्ज का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से इसलिए हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है। सेवंथ प्रॉपर्टी, Charge do not depend on velocity. चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जैसे कुछ अदर प्रॉपर्टीज है, जैसे मास है, वो वेलोसिटी, जब कोई बॉडी ज़्यादा वेलोसिटी में होती है तो उसका मास वेरी कर जाता है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चाहे बॉडी की वेलोसिटी कुछ भी हो, मतलब वेलोसिटी से चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिंस चार्ज आर प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, और इलेक्ट्रॉन को हम कट नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन होल नंबर में ही ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, या इसे हम ऐसे लिखते हैं Q इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज द नेचुरल नंबर और होल नंबर। वी कैन से दैट, मतलब कि जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 100 टाइम्स होगा, 1000 टाइम्स होगा, बट कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 नहीं होगा, 5/3 नहीं होगा। ऐसे कुछ पार्टिकल्स मिले हैं जिनके ऊपर चार्ज E/3 या 2E/3 होता है, बट वो अभी रिसर्च के अंडर है, इसलिए हम उन्हें कंसिडर नहीं कर सकते, जिसे हम क्वार्क्स बोलते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? Also, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी, जो चार्ज होता है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे अगर चार्ज रुका हुआ हो, स्टैटिक हो, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। यानी मूविंग चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। यहाँ बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अगर कोई चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है। तो अलग अलग कंडीशन में चार्ज अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट, टेंथ प्रॉपर्टी, चार्जेस लीक फ्रॉम द शार्प पॉइंट्स। जैसे अगर हम कोई यूनिफॉर्म बॉडी कंसीडर करें, जैसे मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली होल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी हर जगह एक जैसा चार्ज होता है। लेकिन अगर हम ऐसी बॉडी की बात करें जिसके पास शार्प पॉइंट होता है, तो शार्प पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स। इलेक्ट्रोस्कोप,
इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक तरह की डिवाइस है जिससे हम चार्जेस को मेजर करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग समझें, जैसे मान लो आपके पास एक रॉड है, ये चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक जार के अंदर रॉड के थ्रू दो लीफ्स को कनेक्ट किया होता है। जैसे आप देख रहे हैं नीचे दो लीफ्स हैं या प्लेट्स हैं, कह सकते हैं, एल्युमिनियम फॉयल या गोल्ड फॉयल होती हैं। जब हम चार्ज बॉडी को ऊपर मेटल से कांटेक्ट में लाते हैं तो वो चार्ज नीचे लीव्स पर या जो नीचे प्लेट्स हैं इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिपल्सन की वजह से ये प्लेट्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं और सेपरेट हो जाती हैं, और उनके बीच के सेपरेशन से ही हम चार्ज का पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी पे, जिस बॉडी पे हमें डिटेक्ट करना था जैसे रॉड पर, उस पर कितना चार्ज है। ओके, ये हमें लीव्स के बीच का सेपरेशन, ये प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हमें बताता है कि इस बॉडी पर या इस रॉड पर कितना चार्ज है। अगर सेपरेशन ज़्यादा होगा तो चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर सेपरेशन कम होगा तो चार्जेस की वैल्यू कम होगी। आगे हम कूलाम लॉ पढ़ेंगे जिसकी हम पता कर पाएंगे सेपरेशन से किस तरह से चार्जेस को पता करेंगे, हम उसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। Like and share the video, and also subscribe the channel for the notification of the new videos.